नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए हाल ही में एक पेपर होने जा रहा है जो कि पॉलिटिकल साइंस यानी कि जिसे हम हिंदी में राजनीतिक शास्त्र के नाम से जानते हैं, जिसका पेपर नंबर 3 होने जा रहा है, जिसके आज हम टॉप 10 क्वेश्चन एंड आंसर को देखने वाले हैं, जिसका पार्ट नंबर 3 कवर करेंगे। यदि आपने पार्ट नंबर 1 एंड 2 को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और उन सभी पार्ट्स को देख लीजिए और अपनी बेहतरीन तैयारी कर लीजिए। तो चलो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के यथार्थवादी उपागम की अति संक्षिप्त आलोचना कीजिए। तो यथार्थवादी उपागम की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जा सकती है। नंबर 1, यह उपागम शक्ति तथा सत्ता को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक तत्व मानता है, जबकि सत्ता एवं शक्ति महत्वपूर्ण तत्व हो सकता है परंतु वह संपूर्ण नहीं है। नंबर 2, शक्ति अथवा सत्ता को परिभाषित करना सरल नहीं है। राज्य की कितनी संपूर्ण शक्ति है तथा वह क्या है, यह नापता बहुत ही कठिन है, क्योंकि वह अनेक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं का मिश्रित फल है। एक राजनीतिक सिर्फ सत्ता की प्रतिद्वंद्विता से ही संचालित नहीं होता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहयोग की भी अपनी विशिष्ट उपयोगिता होती है। प्रतिद्वंद्विता तथा प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोगी प्रवृत्तियों की भी अपनी विशेषता उपयोगिता होती है। एंड नंबर 3 है, चूंकि यथार्थवादी का ध्येय राष्ट्रीय शक्ति का प्रसार मात्र था, अतः उनकी नीतियां शांति विरोधी थीं। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का यह दृष्टिकोण शक्ति संघर्ष के स्थायित्व को स्वीकारता है तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में साधनों एवं उद्देश्यों जैसे ज्वलंत प्रश्नों के प्रति अपनी उदासीनता प्रकट करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परंपरावादी उपागम की किन्हीं 2 त्रुटियों को संक्षेप में लिखिए। तो हम जो भी ये क्वेश्चन करा रहे हैं, इनसे आप लघुत्तरीय क्वेश्चन, अति लघुत्तरीय प्रश्न एंड आपके जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं, उन सभी को इससे यहाँ आप क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के आंसर को। परंपरावादी दृष्टिकोण की 2 प्रमुख त्रुटियां तथा कमियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ऐतिहासिक विवेचन तथा शोधों के आधार पर यह एक प्रकार से अग्रिम फैसलों का स्वरूप लेता है और इस तरह समकालीन घटनाक्रम की व्यवस्थित तर्कसंगत व्याख्या का विरोध हो जाता है। शायद यही कारण है कि इतिहास के ज़्यादा प्रयोग से दृष्टि अनुदार हो जाती है। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इस उपागम की एक त्रुटि यह भी है कि इसमें तथ्यों की बहुलता होती है, जिसमें से हम अपनी पसंद के तथ्यों को छांट लेते हैं, जिससे पूर्व धारणा एवं पूर्वाग्रहों को मजबूती मिलती है। इसमें उन समस्त तथ्यों की उपेक्षा कर दी जाती है जो पूर्वाग्रहों की सीमा में उचित नहीं बैठते। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा की भूमिका क्या है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा की भूमिका आइए जानते हैं। राष्ट्र अपनी विदेश नीतियों के वास्तविक स्वभाव को विशेष रूप से उन उद्देश्यों को जिन्हें विदेश नीति द्वारा प्राप्त किया जाना होता है छिपाने के लिए अनेक प्रकार की विचारधाराओं का प्रयोग करता है। विचारधाराएं राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए सोची समझी कार्य दशाएं होती हैं। ये तर्कसंगत युक्तियों तथा अनुभवों पर आधारित हितों, दृष्टिकोणों तथा पद्धतियों को प्रतिबिंबित करती हैं। ये अनेक प्रकार के सर्वमान्य अथवा व्यक्तिगत तत्वों का परिणाम होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा की भूमिका एवं प्रभाव को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1, गतिविधियों को सशक्त एवं संगठित करना। विद्वानों का यह मत है कि विचारधारा में ऐसी शक्ति निहित होती है जो असंगठित तथा अव्यवस्थित गतिविधि को एक सशक्त तथा संगठित राजनीतिक आंदोलन में सुगमता से परिवर्तित कर सकती है, जैसे नाजीवाद तथा फांसीवाद का विश्व में प्रसार। नंबर 2, विभिन्न राष्ट्रीयता वाले देशों को एकता के सूत्र में बांधना। यहाँ हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2 के डिटेल्स में, विचारधारा विभिन्न राष्ट्रीयता अथवा सांस्कृतिक रूप से विभिन्नता धारण किए हुए राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधकर सैनिक शक्ति को सुदृढ़ करती है। उदाहरण स्वरूप अटलांटिक चार्टर में निहिल सिद्धांतों के आधार पर ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों की एकता ध्रुवी राष्ट्रों के विरुद्ध हुई थी। नंबर 3, विस्तारवादी गतिविधियों को प्रोत्साहन। कट्टरपंथी एवं संकीर्ण मनोवृत्ति पर आधारित विचारधाराएं आक्रमण तथा विस्तारवादी गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करती हैं, जिससे युद्ध एवं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पाकिस्तान में कट्टरपंथी विचारधारा है, जिसके चलते उसने भारत पर अनेक बार आक्रमण किए। नंबर 4 है, मनमुटाव का तथा वैमनस्य के लिए उत्तरदायी। प्रतियोगी विचारधाराएं मनमुटाव तथा वैमनस्य को जन्म देती हैं। शीत युद्ध परस्पर विरोधी विचारधाराओं का परिणाम
था, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत अनेक प्रकार के संकट उत्पन्न हुए। क्वेश्चन नंबर 24 है, सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। आइए जानते हैं सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा को। सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण का एक रूप है, जिसके द्वारा शक्ति संतुलन के सिद्धांत की समाप्ति हो जाती है और इससे समाज की प्रकृति तथा व्यवहार में बड़ा अंतर उत्पन्न हो जाता है। सामूहिक सुरक्षा वास्तव में सुरक्षा का सामूहिक प्रश्न है। जिन राष्ट्रों की सामूहिक सुरक्षा से संबंधित समझौते अथवा संधियां होती हैं, उनमें से यदि किसी राष्ट्र पर हमला होता है तो ऐसी स्थिति में समझौते में बंधे हुए राष्ट्र उस राष्ट्र की सैनिक तथा अन्य प्रकार की सहायता करते हैं। समझौते से बंधे हुए सभी संयुक्त रूप से हमलावर देश मुकाबला करते हैं। एक सभी के लिए तथा सभी एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का नारा है। सामूहिक सुरक्षा तथा शक्ति संतुलन दोनों ही शक्ति को मर्यादित करने की संयुक्तियां हैं। शक्ति संतुलन तथा सामूहिक सुरक्षा दोनों का ही उद्देश्य राज्यों की स्वाधीनता की गारंटी तथा विश्व शांति बनाए रखना है। क्लाउडेक के अनुसार केंद्रीकरण की दृष्टि से सामूहिक सुरक्षा बीच की व्यवस्था है। इसमें शक्ति संतुलन से अधिक विकेंद्रीकृत प्रबंध होता है, किंतु विश्व सरकार की मान्यता से यह कम रहता है। क्वेश्चन नंबर 25 में है, आधुनिक राज्य व्यवस्था से क्या आशय है। तो आइए जानते हैं आधुनिक राज्य व्यवस्था से आशय। तो यहाँ हम समझेंगे आधुनिक राज्य व्यवस्था से क्या क्या आशय है। तो राज्य वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सभी इसके आसपास ही घूमते हैं। राज्य व्यवस्था के वर्णन के लिए कई नाम प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे राज्य व्यवस्था, पाश्चात्य राज्य व्यवस्था, राष्ट्रीय राज्य यानी कि नेशन स्टेट व्यवस्था आदि। अंतर्राष्ट्रीय संबंध नामक पुस्तक में पामर और परकिंस लिखते हैं कि राज्य व्यवस्था राजनीतिक जीवन का एक ऐसा तरीका है जिसमें लोग प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों में पृथक पृथक रूप से संगठित होते हैं। वे राज्य कर आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। इसी व्यवहार या सामंजस्य स्थापित करने को कला का राज्य व्यवस्था कहा जाता है। अतः स्पष्ट है कि राज्य व्यवस्था एक राजनीतिक पद्धति है और विश्व समुदाय की यह आधारशिला है। पामर परकिंस के दृष्टिकोण से राज्य व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए यह आवश्यक है कि राज्यों की प्रकृति तथा राज्यों की भिन्नताएं और राज्यों का शक्ति के आधार पर वर्गीकरण, उनका ऐतिहासिक विकास तथा व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का भी अध्ययन करें। राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति तथा विकास कैसे हुआ के संबंध में एक लंबा इतिहास छिपा हुआ है। अरस्तु तो यह मान्यता प्रस्तुत करता है कि राज्य उतना ही प्राचीन है जितना मनुष्य। इसके अतिरिक्त यह भी धारणा है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर रह रहा है। इसी कारण आपसी संबंध बने होंगे और अंततः राज्यों का निर्माण हुआ होगा। यह धारणा संविदा सिद्धांत के करीब लाती है। धीरे धीरे राज्य में शक्ति की धारणा बढ़ती होगी है और राज्य व्यवस्था में शक्ति के सिद्धांत का उदय हुआ होगा। कुछ विचारक यह भी मानते हैं कि धार्मिक प्रवृत्ति के धारण के कारण राज्य आया होगा, लेकिन राज्य के विकास का ऐतिहासिक सिद्धांत प्रभावशाली है। आज के युग में विश्व में विभिन्न प्रकार के राज्य हैं। इनकी संख्या 193 से ज़्यादा है। ये राज्य अपने आकार, प्रकार, जनसंख्या या शक्ति के कारण भिन्न भिन्न हैं। कुछ राज्य जैसे सोवियत संघ बड़े राज्य हैं। ये विश्व के राज्य चाहे छोटे हों या बड़े, सब संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न है। इन्हें अपनी क्षेत्रीय अखंडता तथा प्रभुसत्ता की रक्षा करनी होती है और इसलिए ये अपनी राष्ट्रीय शक्ति यानी कि नेशनल पावर को बढ़ाते रहते हैं। जबकि यहाँ नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर आर्टिकल 2 में यह स्पष्ट किया गया है कि सभी राष्ट्रीय संप्रभुता यानी कि प्रभुसत्ता की समानता पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय विधि भी इस बात की पुष्टि करती है कि परंतु फिर भी कभी कभी एक राष्ट्र अपने हितों की सुरक्षार्थ दूसरे राष्ट्र को प्रभावित करता है और इसके लिए शक्ति प्रदर्शन का प्रयोग भी होता है। आज एक राष्ट्र तभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का खिलाड़ी बन पाता है जबकि वह ताकतवर हो, उसकी सरकार में स्थायित्व हो तथा वहाँ के लोग अपनी सरकार के प्रति पूर्ण समर्थन भाव रखकर उसकी विदेश नीति को सम्मान देते हों। क्वेश्चन नंबर 26 है, शक्ति संतुलन क्या है। तो आइए समझते हैं शक्ति संतुलन के बारे में। अर्नेस्ट होल ने शक्ति संतुलन में 8 बातें सम्मिलित होती हैं। नंबर 1, राष्ट्र राज्यों के बीच समान शक्ति विभाजन के फलस्वरूप पैदा होने वाला संतुलन। नंबर 2, राष्ट्र संघों के बीच असमान शक्ति विभाजन के फलस्वरूप पैदा होने वाला संतुलन। नंबर 3, एक राष्ट्र राज्य की प्रधानता के फलस्वरूप पैदा होने वाला संतुलन। नंबर 4, सापेक्ष स्थिरता तथा शांति प्रदान करने वाली व्यवस्था। नंबर 5, अस्थिरता तथा युद्ध की विशेषताओं वाली व्यवस्था। नंबर 6, शक्ति राजनीति को दिया जाने वाला दूसरा नाम। नंबर 7, इतिहास का विश्वव्यापक कानून तथा नंबर 8, नीति निर्माण करने वालों के लिए पथ प्रदर्शक। इस स्थिति से स्पष्टता
शक्ति संतुलन की परिभाषा देने में कठिनाई का आभास मिलता है। तो यहाँ हम डेफिनेशंस यानी कि परिभाषाओं के बारे में जान लेते हैं। सामाजिक विज्ञान के विश्वकोश में सिडनी बी फे ने इसको परिभाषा इस प्रकार दी है। शक्ति संतुलन का अर्थ है राष्ट्रों के परिवार के सदस्यों की न्यायपूर्ण तुल्याभारित जो किसी राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र पर अपनी इच्छा लादने से रोक सके। जॉर्ज श्वार्ज़नबर्गर के शब्दों में यानी कि जॉर्ज श्वार्ज़नबर्गर ने अपने शब्दों में कहा है कि यह शक्ति संतुलन शक्ति संबंधों में संतुलन तुल्यभारता या कुछ हद तक स्थिरता है जो अनुकूल परिस्थितियों में राज्य की किसी संधि द्वारा या किन्हीं दूसरे साधनों से पैदा होती है। शक्ति संतुलन सार्वभौमिक है जहाँ कई प्रभुता संपन्न राज्यों तथा सशस्त्र राज्यों का सह अस्तित्व है। यहाँ हम नेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। आइनेस क्लॉड ने कहा है अपने शब्दों में, शक्ति संतुलन ऐसी व्यवस्था है जिससे विभिन्न स्वतंत्र राष्ट्र अपनी आपसी शक्ति संबंधों को बिना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्रता पूर्वक संचालित करते हैं। इस प्रकार यह एक विकेंद्रित व्यवस्था है जिसमें शक्ति तथा नीति निर्णायक इकाइयों के हाथों में ही रहती है। नंबर 4, स्टीफन एल बासवे के अनुसार शक्ति संतुलन प्राय विभिन्न राष्ट्रों की या राष्ट्रों के समूहों की जो एक दूसरे के साथ अंतर क्रियाएं करते हैं क्षमताओं के बीच संतुलित संबंध होता है। कभी कभी तथापि इस शब्द का प्रयोग वास्तविक ढांचे या एक राज्य या राज्य समूहों तथा दूसरों के बीच अनुकूलन संतुलन की व्याख्या करने के लिए भी किया जाता है। नंबर 5, लॉर्ड कास्लरे शक्ति संतुलन को राष्ट्रों के परिवार के सदस्यों के बीच ऐसी न्यायपूर्ण तुल्यभारता पैदा करना जो किसी राष्ट्र को इतना शक्तिशाली बनने से रोके कि वह अपनी इच्छा दूसरों पर लाद ना सके। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है कि शक्ति संतुलन की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ हम सबसे पहले संतुलन के बारे में समझते हैं। शक्ति संतुलन का अर्थ है संतुलन जो बदलते राजनीतिक ढांचों तथा शक्ति संबंधों में गतिशीलता के कारण निरंतर तथा सदैव परिवर्तनशील रहता है। यद्यपि इसका अर्थ है संतुलन है परंतु इसमें अंतर्राष्ट्रीय संतुलन भी निहित रहता है। नंबर 2, अस्थायी और अस्थिर। वास्तविक रूप में भी शक्ति संतुलन की व्यवस्थाएं अस्थिर तथा अस्थायी सिद्ध हुई हैं। कोई भी विशेष शक्ति संतुलन केवल कुछ समय के लिए ही रहता है। नंबर 3, सक्रिय प्रयत्नों द्वारा प्राप्ति। इसमें नंबर 3 में के बारे में पढ़ लेते हैं। शक्ति संतुलन को सक्रिय मानवीय हस्तक्षेप से ही प्राप्त किया जा सकता है। यह कोई ईश्वरीय देन नहीं है। राज्य किसी बात के होने का इंतजार नहीं कर सकते। अगर उन्हें जीवित रखना है कि उन्हें उस समय की शक्ति को किसी बढ़ती शक्ति के विरुद्ध संतुलन को बनाए रखने के लिए यहाँ तक कि युद्ध करने को तैयार रहना पड़ता है। नंबर 4 में देखते हैं यथा पूर्व स्थिति की हामी। तो यहाँ इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। शक्ति संतुलन प्राय यथापूर्व स्थिति स्टेटस क्वो के अनुकूल होता है तथापि प्रभावशाली बनने के लिए शक्ति संतुलन की नीति को परिवर्तनशील होना चाहिए। नंबर 5 पर पढ़ते हैं हम। शक्ति संतुलन का टेस्ट युद्ध होता है। वास्तविक शक्ति संतुलन का शायद ही कभी होता है। संतुलन का वास्तविक परीक्षण युद्ध है और जब युद्ध शुरू होता है तो संतुलन समाप्त हो जाता है तथा जो स्थितियां शक्ति संतुलन पैदा होने से रोकना चाहती हैं वे पैदा हो जाती हैं। नंबर 6 है इसमें शक्ति संतुलन के प्रति वस्तुनिष्ठ तथा व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण। शक्ति संतुलन के वस्तुनिष्ठ तथा व्यक्तिनिष्ठ दोनों तरह के दृष्टिकोण होते हैं। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण के अनुसार शक्ति संतुलन ऐसी स्थिति है जिसमें विरोधी राष्ट्र या राष्ट्रों का समूह शक्ति में प्राय समान ही होते हैं। ऐसा विचार इतिहासकार रखते हैं। व्यक्तिनिष्ठ सब्जेक्टिव दृष्टिकोण के अनुसार शक्ति संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें राष्ट्र किसी भी एक या दूसरी तरफ अपने हितों को ध्यान में रखकर करते हैं। नंबर 7, शांति का साधन नहीं। शक्ति संतुलन मूल रूप से शांति स्थापित करने वाला साधन नहीं है। यह युद्ध को संतुलन बनाने वाला साधन समझता है। इसका अंतिम आश्रय युद्ध ही होता है। नंबर 8 पर हम पढ़ते हैं। नंबर 8 पर है बड़ी शक्तियां शक्ति के संतुलन की कार्यकर्ता होती हैं। तो यहाँ हम नंबर 8 में पूरे विस्तार से पढ़ते हैं। शक्ति संतुलन में बड़ी तथा महान शक्तियां कार्यकर्ता या खिलाड़ी होती हैं तथा छोटे राज्य या तो दर्शक होते हैं या खेल के शिकार। नंबर यहाँ 9 दिया हुआ है। राज्यों की बहुसंख्या एक आवश्यक शर्त। शक्ति संतुलन व्यवस्था तभी कार्यान्वित होती है जब बहुत सी बड़ी शक्तियां हों तथा जिनमें से प्रत्येक शक्ति संबंधों के एक विशिष्ट संतुलन या तुल्यभारता कायम करने के लिए दृढ़ निश्चयी हो। इकाइयों की अधिक संख्या तथा युद्ध में किसी भी इकाई को समाप्त करने का नियम दोनों ही शक्ति संतुलन के मूल लक्षण हों। क्वेश्चन नंबर 28 है राष्ट्रीय हित क्या है। तो यहाँ हम जानेंगे
नंबर 1 है कोलंबस तथा वुल्फे लिखते हैं। कोलंबस तथा वुल्फे ने लिखा है कि अपनी अस्पष्टता के बावजूद राष्ट्रीय हित की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार की व्याख्या करने, इसके प्रति कोई भविष्यवाणी करने, इसका वर्णन करने के केंद्रीय महत्व की अवधारणा है। नंबर 1 पर है चार्ल्स। चार्ल्स ने भी कहा है, इसकी परिभाषा देते हुए लिखते हैं कि राष्ट्रीय हित साधारण, दीर्घकालीन तथा निरंतर बना रहने वाला वह उद्देश्य है जिसे राज्य, राष्ट्र तथा सरकार सभी पूरा करने में लगे रहते हैं। यहाँ हम नंबर 3 को पढ़ते हैं, ये नंबर 2 था। नंबर 3 पर है ब्रुकिंग संस्थान। इसकी परिभाषा देते हुए लिखता है कि राष्ट्रीय हित वह हित है जिससे एक राष्ट्र अपने राष्ट्र की सुरक्षा तथा कुशलता के लिए आवश्यक समझता है। राष्ट्रीय हित साधारण तथा निरंतर बने रहने वाले उद्देश्यों की प्रतिबिंबित करता है, जिसके लिए कोई राष्ट्र कार्य नहीं करता। नंबर 4 वी डायक के द्वारा लिखा गया है कि राज्य जिसे पारस्परिक संबंधों में प्राप्त करना तथा सुरक्षित रखना चाहते हैं, इसका अर्थ है प्रभुता संपन्न राज्यों की इच्छाएं। आइए क्वेश्चन नंबर 29 को समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रचार क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रचार क्या होता है, आइए समझते हैं। आज के युग में प्रचार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रभावशाली उपकरण है। इसकी परिभाषाएं विद्वानों ने अग्र प्रकार की हैं। तो प्रचार का अर्थ तथा परिभाषा समझ लेते हैं। साधारण शब्दों में दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए किसी व्यक्ति या समूह द्वारा प्रयुक्त सभी तरह के मनोवैज्ञानिक प्रयत्न ही प्रचार है। नंबर 1 फ्रैंकल के शब्दों में प्रचार से हमारा अभिप्राय सामान्यतः किसी ऐसे व्यवस्थित प्रयास से होता है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रदत्त समूह के मस्तिष्कों, भावनाओं तथा क्रियाओं को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। नंबर 2 हेराल्ड लासबेल ने कहा है। नाथन लीटस ने भी कुछ कहा है इसके बारे में। और नंबर 3 पर है डोरथी ब्लूमनस्टॉक। इन्होंने भी कहा है कि प्रचार की परिभाषा इस तरह देते हैं, ये प्रचार विवादास्पद मामलों पर लोगों के आचार व्यवहार को प्रभावित करने के लिए साधन के रूप में प्रतीकों का परिचालन है। यह शब्द तटस्थ रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है कि परंतु अक्सर इसका अपना स्थिर स्वगौणार्थ होता है। दुश्मन के कथन प्रचार करते हैं जबकि हमारी अपनी तरफ के कथन शैक्षणिक या सूचनार्थ होते हैं। नंबर 3 पेडलफोर्ड के अनुसार, पेडलफोर्ड कहते हैं प्रचार किसी विशिष्ट रूप में शक्ति के विचारों, आचार व्यवहार या व्यवहार को प्रभावित करने के लिए उद्देश्यों की प्रतीकों का जानबूझकर किया गया परिचालन है। नंबर 4 को हम देख लेते हैं। नंबर 4 है चार्ल्स वर्ड के अनुसार। चार्ल्स वर्ड ने क्या कहा है? प्रचार का अर्थ है कि एक बड़े जनसमूह पर सुनियोजित एवं व्यवस्थित रूप में सुझावों का प्रयोग करना। यह इसलिए किया जाता है कि ताकि उन लोगों के दृष्टिकोण पर नियंत्रण किया जा सके तथा उनसे मनमाना आचरण करवाया जा सके। तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को बताने से पहले आपको बता दूं, यदि आपको हमारी वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी आप प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपके पास हमारी अपलोड वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो यहाँ हम देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। विचारधाराओं के महत्व में वृद्धि के कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अनेक प्रकार की विचारधाराओं का विकास होता रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एशिया तथा यूरोप के अनेक राष्ट्रों में साम्यवादी विचारधारा का व्यापक रूप से प्रचार तथा प्रसार हुआ है। इटली तथा जर्मनी की फासीवादी तथा नाजीवादी विचारधाराओं के विरोध में अनेक राष्ट्रों में उदारवादी लोकतंत्र की विचारधारा को अत्यधिक बल प्राप्त हुआ है। इस प्रकार की घटनाओं के कारण विभिन्न राष्ट्रों की विदेश नीतियों पर विचारधाराओं का प्रभाव बढ़ गया तथा इसके साथ उनके दूसरे देशों के साथ संबंधों पर भी प्रभाव डाला गया है। नंबर 2 पर हम देखते हैं निर्णय निर्माण के क्षेत्र में विशेष रूप से विदेश संबंधों के संदर्भ में सामान्य जनता के बढ़ते प्रभाव के कारण विचारधारा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। राजनीति की लोकतंत्रात्मकता तथा संचार के साधनों में क्रांतिकारी परिवर्तन ने कूटनीति के स्वरूप को बदल दिया है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आचरण दलीय राजनीति के कार्यक्षेत्र से बाहर माना जाने लगा है। पहले सरकार के प्रतिनिधि अंगों का भी इन पर कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं था। वर्तमान में स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है। सरकारी संगठनों, विदेशी मामलों के विभाग के अतिरिक्त प्रेस, जनमत, राजनीतिक दल, दबाव गुट तथा जनसाधारण भी विदेशी मामलों के विषय में निर्णय निर्माण को प्रभावित करने लगे हैं। युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन तत्वों के कारण विचारधारा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। वर्तमान में भी विचारधारा समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक प्रभावशाली तत्व है। शक्ति के लिए संघर्ष में प्रत्येक राष्ट्र अपने लक्ष्यों, इच्छाओं तथा उद्देश्यों के न्यायसंगत सिद्ध करने का प्रयास करता है तथा विरोधियों के उद्देश्यों तथा मांगों की निंदा करता है। यहाँ ऐसा
करने के लिए वह विचारधारा का सहारा लेता है। राष्ट्र विचारधारा का प्रयोग अपने जैसे दूसरे राष्ट्रों तथा राष्ट्रों के साथ मित्रता तथा सहयोग बढ़ाने के लिए भी करते हैं। आंतरिक रूप से इनका प्रयोग व्यक्तियों के मनोबल में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ आपके क्वेश्चन 30 तक कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि पार्ट नंबर 3 था है। यदि आपने पार्ट 2 एंड फर्स्ट को नहीं देखा है तो जल्दी से चैनल की प्लेलिस्ट में आइए और देख लीजिए। अपनी किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित यदि आपको तैयारी करनी है तो आप जल्दी से हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर लीजिए। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।